वन नेशन वन इलेक्शन क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन? क्या इसकी आवश्यकता है भी आपको? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका ये जानना काफी जरूरी है, पर क्यों? आइए जानते हैं। One nation, one election. Here in India, the rumor mills are buzzing. There is talk of one nation, one election. और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता दें, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की ओर अपना बड़ा कदम बढ़ा दिया है। कुर्सी पे बैठे हो, टेक एवरी एडवांटेज ऑफ बीइंग ऑन द चेयर, यूज योर पावर टू इन अ वे सेट द एजेंडा। बताओ, आम आदमी को कुछ मिलेगा? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन 100 इलेक्शन, वन नेशन 1000 इलेक्शन, हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला? MIM chief Asaduddin Owaisi called this Means all elections would be held simultaneously. The general election, the state assembly elections, even the local. आपने कुछ टाइम पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पे खूब चर्चा सुनी होगी, जिसे देख ऐसा लग रहा था सरकार जल्द ही देश में यूसीसी ला सकती है, पर ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद फिर से सरकार ने जब 18 से 22 सितंबर तक स्पेशल सेशन रखने की बात रखी, तब कई सारे अटकलें लगाए गए, जैसे देश का नाम सिर्फ भारत होगा और इंडिया आर्टिकल 1 से हटा दिया जाएगा। इस पे मैंने एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप चाहो तो जाकर चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि सरकार एक देश एक चुनाव, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन ला सकती है, पर यह प्रस्ताव स्पेशल सेशन में आया ही नहीं। क्यों? दरअसल ऐसा पार्टी अक्सर करती है जहां वो एजेंडा सेट करती है। अब आप सोच रहे होंगे 2024 के जनरल इलेक्शन में तो टाइम है, फिर इतनी जल्दी क्यों? तो पॉलिटिकल पार्टीज का पब्लिक डोमेन में पहले प्रस्ताव लाना काफ़ी ज़रूरी होता है, ताकि उन्हें पता चल सके कि लोग क्या सोच रहे हैं और उनका किस तरह रुझान है। तभी आपने देखा होगा सरकार ने आपका ओपिनियन जानने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी ओपन किया था, जहां आप बता सकते थे कि आप यूसीसी को सपोर्ट करते हो या अपोज। फिलहाल एक 8 मेंबर्स की कमेटी का गठन हो चुका है, जिसे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लीड करेंगे। और अभी कमेटी सही से बनी भी नहीं थी, और अभी रंजन चौधरी, जो 17th लोकसभा में कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह को लेटर लिखकर कमेटी का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। बेसिकली वन नेशन वन इलेक्शन एम करता है सेंट्रल और सारे स्टेट लेवल इलेक्शंस, जैसे पंचायत, जिला परिषद, म्यूनिसिपैलिटीज को एक साथ कराना, या तो एक दिन में या एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे कुछ हफ्तों में कराना। The simultaneous election is as old as our constitution. वैसे वन नेशन वन इलेक्शन मेथड कुछ नया नहीं है इंडिया के लिए। आज़ादी के बाद पहले 4 यानी 1951-52, 1957, 1962 और 1967 के इलेक्शन तक यही तरीका अपनाया जा रहा था, पर उसके बाद ऐसा हुआ नहीं। क्यों? आइए जानते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन बंद होने के पीछे मेजरली ये 5 रीजंस हैं। 1960s में कई सारे नए राज्य बने, जैसे कि नागालैंड, जिसे 30 नवंबर 1963, मेघालय 1 अप्रैल 1970 और 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा और मणिपुर बना। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। 1956 में मद्रास प्रोविंस में पोटी श्रीरामुलु के नेतृत्व में विशाल आंध्रा मूवमेंट के बाद 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश पहला रीऑर्गेनाइज स्टेट बना, जिसका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ, जिसे देख बाकी सारे स्टेट्स में रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड शुरू हो गई। और ऐसा ही हुआ 1967 के इलेक्शन के बाद भी। हालांकि 1950 में कई सारे स्टेट्स जैसे कि बिहार, यूपी, असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का निर्माण हो चुका था। ये रही रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की पूरी लिस्ट। आप चाहो तो पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो। इन डेवलपमेंट्स का मतलब ये था कि इलेक्शन कमीशन को इन स्टेट्स के लिए इलेक्टोरल बाउंड्रीज रीड्रॉ करनी पड़ती। दरअसल 1962 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने प्रधानमंत्री, जिनकी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई ताशकंद में, जहां वो ताशकंद एग्रीमेंट साइन करने गए थे। और फिर पार्टी सीनियर के द्वारा इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, इस उम्मीद पे कि उन्हें अपने इशारों पे नचाया जाएगा, पर हुआ इसके बिल्कुल उलट, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी में दरार पड़ गई। और 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद ये दरार और भी गहरी हो गई। एज अ रिजल्ट कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस और जिसे लीड कर रहे थे मोरारजी देसाई, के कामराज और कई सारे दिग्गज नेता, तो दूसरी तरफ कांग्रेस आर बनी, जिसे इंदिरा गांधी लीड कर रही थी। कांग्रेस स्प्लिट के बाद कांग्रेस आर के पास 523 में से 221 सीट्स थे, और मेजोरिटी क्लेम करने के लिए 41 सीट्स और चाहिए थी। इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्ट के 42 सीट्स और डीएमके द्रविड़ा मुन्नेत्रा कज़ागम के 26 सीट्स के साथ गठबंधन की सरकार बनाई। उन्हें पता था कि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट गिर जाएगी,
फिर तब के प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने 27 दिसंबर 1970 को इंदिरा गांधी के कहने पर लोकसभा डिसॉल्व कर दिया, जिसके बाद 1971 में फर्स्ट टाइम मिड टर्म इलेक्शन हुआ, जिसके बाद साइमल्टेनियस इलेक्शन बंद हो गए। 1970 में हुए लोकसभा डिसोल्यूशन ही एकमात्र कारण नहीं है भारत में साइमल्टेनियस इलेक्शन बंद होने का। इसमें नेताओं का दल बदल करना भी एक प्रमुख कारण है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि 1960s में कोलिजन पॉलिटिक्स शुरू हो गई, जहां कोई भी किसी दूसरी पार्टी की अलाई बन रही थी, फिर चाहे कितनी भी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी क्यों ना हो, जिसे देख कई बार इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपनी पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, जिसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है गया लाल का, जो 1967 में हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे। उन्होंने पहले एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और फिर इसके बाद शुरू हुआ दल बदल का सबसे गंदा सिलसिला। गया लाल ने 15 दिनों के अंदर अंदर ही 3 बार पार्टी चेंज की। पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट ज्वाइन किया, फिर वो यूनाइटेड फ्रंट को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में वापस आ गए और तब तो हद ही हो गई जब कांग्रेस को वापस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 9 घंटे के अंदर अंदर ही फिर से दल बदल लिया और यूनाइटेड फ्रंट में वापस चले गए। इसी समय कहावत आया राम गया राम दल बदलू नेताओं के लिए इस्तेमाल की जाने लगी, जिसे सबसे पहले उस टाइम के कांग्रेस लीडर राव बीरेंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूज़ किया जब गया लाल ने यूनाइटेड फ्रंट को छोड़कर इंडियन नेशनल कांग्रेस को दोबारा ज्वाइन कर लिया था। इन सब डेवलपमेंट्स के बाद पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरे स्टेक होल्डर्स के बीच एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पे कभी स्पष्ट सहमति नहीं बन सकी। कुछ पार्टीज इस विचार को समर्थन देती रही जबकि दूसरी विरोध करती रही। लैक ऑफ कंसेंसस की वजह से एक साथ चुनाव की व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मुश्किलें होती रही। जब संविधान बन रहा था तब साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे कुछ खास मेंशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, पर लेट 1960s में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के बाद इलेक्शन के लिए प्रोविजंस बनाए गए और फिर दोबारा साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए कई सारे संवैधानिक संशोधन करने पड़ते हैं, जो एक कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता और ये भी क्लियर नहीं था कि तब की सरकार इन अमेंडमेंट बिल्स को मंजूरी दिला पाएगी या नहीं। और इसके साथ साथ और भी कई कारण थे जो मैं नहीं ये बताएंगे। भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, दहेज, हत्या, बलात्कार, डकैती, छिनैती, चोरी, बेईमानी, डाई, यूरिया, पोटाश, रोडोसोल, लाइन, वेश्यावृत्ति, अनीति, धर्म, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, कदाचार कैसे कम होगा यह किसी को मालूम नहीं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने दोबारा कोशिशें नहीं की फिर से साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने की। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन के 1983 के एनुअल रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन के तरीके को देश में वापस लाने की बात कही गई थी। इसके बाद 1999 के लॉ कमीशन के रिपोर्ट में भी यही कहा गया। मई 1999 के लॉ कमीशन के 170th रिपोर्ट, जिसे जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी लीड कर रहे थे, उन्होंने भी इसका समर्थन करते हुए ये कहा कि हर साल होने वाले अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चुनाव होते रहते हैं, उनको बंद कराना चाहिए और वापस से वन नेशन वन पोल्स का तरीका अपनाना चाहिए, जिसमें 5 साल में एक बार ही लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन एक साथ हो। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार पावर में आई तब उसने भी वन नेशन वन इलेक्शन का जम के सपोर्ट किया था और लगातार इसकी बात चला रही थी। दिसंबर 2015 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा इस मामले में एक रिपोर्ट पेश की गई। इस कमेटी की अध्यक्षता डी.एम. सुदर्शना नत्तीचप्पन ने की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि साइमल्टेनियस इलेक्शन के बहुत सारे फायदे हैं, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। 2018 के लॉ कमीशन के ड्राफ्ट रिपोर्ट में फिर से साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात कही गई। लॉ कमीशन ने यह भी कहा कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जरूरी अमेंडमेंट्स करने के बाद ही यह तरीका अपनाया जा सकता है और ये भी कहा कि कम से कम 50% स्टेट्स को इस डिसीजन को सपोर्ट करना होगा, तभी इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जो शुरू से ही काफ़ी चैलेंजिंग रहा है सरकारों के लिए। 2019 में बीजेपी लीडर और फॉर्मर राज्यसभा मेंबर विनय सहस्रबुद्धे को इस आइडिया के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कहा गया था, जिसके बाद कई सेमिनार्स करवाए गए और अंत में पीएम के पास इसकी रिपोर्ट भी पेश की गई। वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा फायदा है कम पैसे लगने का, क्योंकि 2019 में हुए जनरल इलेक्शन में ही $8 बिलियन का खर्च हुआ, जो इंडियन करेंसी में 55,000 करोड़ हो जाते हैं, जो यूएस में हुए 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से भी कई ज़्यादा है, जहां 1440 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं इंडिया में 2019 में 90 करोड़ वोटर्स थे, जिसका मतलब पर वोट 700 रुपए का पड़ा है। भारत को तो वहीं हर साल स्टेट इलेक्शन कंडक्ट कराने में करीबन 500 करोड़ रुपए खर्च कर देता है।
अब आप सोच रहे होंगे इतना कैसे? तो इलेक्शन के दौरान पार्टीज एडवर्टीजमेंट्स, पब्लिसिटी में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करती है। उसके बाद ट्रैवलिंग, कैंडिडेट्स को फाइनेंशियल एड देने में और तो और मोर्चा, रैलीज और आंदोलन में पैसे खर्च होते हैं। अच्छा, आपने कई बार पोलिंग बूथ पे ऐसा देखा होगा। ये है सेक्टर और बूथ लेवल ऑफिसर्स। ये ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, जिनकी ड्यूटी होती है कि वो इलेक्शन इफेक्टिवली, फ्री, फेयर एंड पीसफुली मैनर से कंडक्ट करवाए। इनमें बेसिकली आते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्पेशली टीचर्स, बैंकर्स और अदर स्टाफ फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और इन्हें साल भर में कई बार इलेक्शन ड्यूटी पे जाना पड़ता है, कभी सेंट्रल, कभी स्टेट, तो कभी लोकल बॉडीज इलेक्शन में, जहां पहले ट्रेनिंग फिर ड्यूटी लगती है इनकी, जिसके कारण इनके डेली लाइफ तो डिस्टर्ब होती ही है, साथ ही साथ इनके प्रोफेशनल लाइफ में भी डामाडोल हो जाते हैं। मुझे भी याद है जब हमारे स्कूल में मैथ्स टीचर बीपी सिंह सर जब स्कूल नहीं आते थे, तब स्कूल में अलग ही खुशी का माहौल हुआ करता था। तो अगर ये प्रस्तावना पास हो जाती है और प्रैक्टिस में आ जाती है, तो इन ऑफिशियल्स को 5 साल में सिर्फ एक बार इलेक्शन ड्यूटी पे जाना होगा। इंडिया में एटलीस्ट हर 3 महीने में किसी न किसी स्टेट में चुनाव होते ही रहते हैं। जैसे 2021 में 5, 2022 में 7 स्टेट इलेक्शन हुए, और तो और इसी साल 2023 में 9 स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं। तो हमारा देश एक तरह से हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहता है, जहां प्राइम मिनिस्टर से लेकर यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर से मिनिस्टर्स और एमपीज तक और एमएलए से लेकर पंचायत मेंबर्स तक इलेक्शन में ही बिजी रहते हैं, जो इंडिया की रैपिड ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा हर्डल है। और 7 इलेक्शन होने से सरकार अच्छे से शासन कर सकेगी, क्योंकि सरकार को 5 साल में सिर्फ एक बार ही कैंपेन्स और रैलीज करनी पड़ेगी। भारत में शुरू से ही वोटर्स टर्नआउट काफी कम रहा है। इस टेबल को ध्यान से देखिए, जहां एलिजिबल वोटर्स की तो संख्या बहुत है, पर मतदान काफी कम लोगों ने किया है। 2019 में हुए 17th जनरल इलेक्शन में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन रहा है वोटर्स का, पर कितना? सिर्फ 67%, मतलब 1/4 से ज्यादा वोटर्स ने वोट ही नहीं दिया। टोटल एलिजिबल वोटर्स 91 करोड़ थे और 29 करोड़ वोटर्स ने वोट ही नहीं किया। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। एक सर्वे के मुताबिक पता चला कि जॉब खोने का डर, लेजीनेस, गर्मी, अच्छे कैंडिडेट्स की कमी, पर्सनल वर्क, वोटिंग सिस्टम का स्लो और कॉम्प्लिकेटेड होना और वोटर्स फ्रेंडली नहीं होना, और 15% लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी से भरोसा ही खो दिया। और इससे बड़ी बात, शॉकिंगली 45% लोगों ने मैनेजमेंट ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स और इन सिंपल वर्ड्स वोटर्स लिस्ट का रीजन बताया, जिसके कारण वो वोट नहीं डाल पाते हैं। अगर आपको ये सर्वे डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पेस्ट कर दिया है लिंक, आप जाकर चेक कर सकते हो। खैर, बाहर काम करने वाले लोग जो दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर और कोलकाता जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में काम करते हैं, उनका बार बार अपने स्टेट आकर स्टेट असेंबली, पंचायत, जिला परिषद, म्युनिसिपैलिटीज इलेक्शन के लिए वोट करना काफी मुश्किल होता है। और अगर 5 साल में एक बार इलेक्शन हो तो उन्हें एक बार अपने शहर आकर वोट देना होगा, जिससे टोटल वोटर्स टर्नआउट बढ़ सकता है। एंड ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग। जैसा कि हमने पहले देखा कैसे 1960s में डिफेक्शन के कारण तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्य में पार्टीज असेंबली में मेजॉरिटी क्लेम नहीं कर सकी और सरकारें गिर गई। तो हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होने से पार्टी और पार्टी मेंबर्स का दल बदल और गठबंधन करना मुश्किल हो जाएगा। और 7 इलेक्शंस होने पे पार्टीज को हर 5 साल में सिर्फ एक बार फ्री की रेवड़ी अनाउंस करनी पड़ेगी, जिससे स्टेट पे फाइनेंशियल बर्डन कम बढ़ेगा। पिछले सेक्शन में हमने बात करी कि कैसे पैसे कम लगेंगे, पर एक रीसेंट स्टडी में पता चला है कि 7 इलेक्शन कराने में करीबन 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें लोकसभा, स्टेट असेंबली और लोकल बॉडी पोल्स जैसे पंचायत, जिला परिषद और म्युनिसिपैलिटीज सारे इलेक्शन एक साथ हो जाएंगे। और 4-5 लाख करोड़ कम लग सकते हैं अगर वोटिंग पीरियड सिर्फ 1 हफ्ते का हो, जबकि 2019 में हुए जनरल इलेक्शन ही कंडक्ट कराने में 11 अप्रैल से 19 मई तक का टाइम लग गया था। अलग लोगों के अलग आकांक्षाएं, नीड्स, डिजायर, एस्पिरेशंस होते हैं, वैसे ही अलग स्टेट्स के अलग जरूरतें होती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान के चलिए कैंपेन्स के दौरान सेंटर अनाउंस करती है कि वो अच्छी एम्प्लॉयमेंट देगी, लेकिन उड़ीसा जैसे स्टेट में जहाँ पे 0.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट की तो जरूरत है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी ये नहीं है। तो उस केस में लोकल इश्यूज इग्नोर हो जाएंगी। जैसे उड़ीसा में कई सारे रीजनल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बैड हेल्थ केयर सिस्टम,
जनरल एजुकेशन सिस्टम और नक्सलाइट्स की प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। बड़ी नेशनल और स्टेट लेवल पार्टीज के पास अच्छे फंड्स होते हैं अपनी आइडियोलॉजी प्रोपोगेट और इलेक्शन कैंपेन, रैलीज, एडवर्टीजमेंट के लिए, पर रीजनल पार्टी के पास काफी लिमिटेड कैपिटल होता है और साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने से उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा जब तक वो कोलिशन पार्टी में नहीं आते हैं। पर उसके लिए भी इन रीजनल पार्टीज का प्रो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना जरूरी होगा। आजादी के बाद जब साइमल्टेनियस इलेक्शन का तरीका अपनाया गया तब चीजें काफी आसान थी, क्योंकि उस टाइम ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज थी नहीं और कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी थी जिसे लोगों का सपोर्ट था। पर आज इंडिया में 6 नेशनल पार्टीज हैं, 54 स्टेट पार्टीज हैं और तो और 2797 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं। ऐसे में लोगों को अवेयर और एजुकेट करना बहुत ही मुश्किल होगा। जहां इंडिया की लिटरेसी रेट सिर्फ 77% है, क्योंकि एक साथ नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल इलेक्शंस होंगे, जिससे काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है वोटर्स के बीच। जब सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल्स पे इलेक्शन साथ होंगी तो और भी ऑब्वियस है कि ईवीएम्स की ज्यादा जरूरत होगी और इलेक्शन कमीशन को और 30 लाख इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स, ईवीएम्स की जरूरत होगी एक साथ इलेक्शन कराने में। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस बात पे कि अगर सेंटर या स्टेट में सरकार गिर गई तो उसके लिए क्या प्रोविजंस होंगे, क्योंकि यही कारण बना था 1968 में, जिसके बाद साइमल्टेनियस इलेक्शन बंद करवाने पड़े। खैर, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।